नमस्ते। आज हम हमारा दूसरा वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। हमारी जो YouTube सीरीज़ है फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग, उसका ये सेकंड वीडियो है। तो आज हम बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी क्या है? तो किसी कंपनी को चलाने के लिए और नियंत्रित करने के लिए जो प्रणाली रहती है, कंपनी चलाने के लिए और नियंत्रित कंट्रोल एंड टू रन द बिजनेस, वो प्रणाली को, मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। दूसरा क्या है उसका स्पेशलिटी? कंपनी सभी हितधारकों का ध्यान रखना है, यानी स्टेक होल्डर जो है अपने कोऑपरेटिव बैंक में, एम्प्लॉयज़ है, ऑफिसर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मेंबर्स है, डिपॉजिटर्स है, बोरोअर्स है, वेंडर्स है, ये सभी स्टेक होल्डर्स जो बैंक है उन सभी का हित का ख्याल रखना, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। और कंपनी को कुशलतापूर्वक और नैतिक रूप से चलाना। तो हमें हमारी जो बैंक है वो कुशलतापूर्वक चलानी है और नैतिक रूप से चलानी है। क्योंकि मुझे अभी एक एग्जांपल करके बताता हूँ, मुझे एक एग्जांपल मालूम है। एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट, वहाँ पर कुछ बैंक में थोड़ा अनैतिकता रहती है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन नहीं होता है, तो बैंक को बहुत नुकसान होता है। क्योंकि कर्मचारी को हम पूरे सर्विस में 2 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे देते हैं, अगर वो गलत रास्ते से बैंक में आ गया तो बैंक को आउटपुट भी नहीं देता है, उसके साथ के 10 कर्मचारी को बिगाड़ देता है। इसीलिए बैंक को हमने नैतिक रूप से चलाना चाहिए। और निगम का जो है, यानी हमारे लिए बैंक नियंत्रण और निगम संचालन, उसका जो कंट्रोल मैकेनिज़्म है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मेन चीज़ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बेसिकली वहाँ से शुरुआत करेंगे हम। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो उसमें जो प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने का है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए बैंक का, और जो पॉलिसीज़ कैसे फ्रेम करनी की है, और जो लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, वो एम्प्लॉयज़ रहो, कस्टमर्स रहो, अदर स्टेक होल्डर्स रहो, शेयर होल्डर्स रहो, तो इसके बारे में जो हम बात करते हैं, तो इट इज़ नथिंग बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उसमें क्या क्या आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? हम जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं, वो प्रोसीजर्स जो स्ट्रक्चर के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यंत्रणा हमारी, जो पॉलिसीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रेम करती है रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार वह, और जो लोगों के लिए हम काम करते हैं, इन सब के लिए जब हम काम करते हैं प्रोफेशनली, सो इट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो बैंक है वो सही रास्ते पे चले, और हमारा जो गोल है हम सही तरीके से प्राप्त करें। इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत आवश्यकता है। क्या रिकॉग्नाइज करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी क्या होता है? तो जो भी स्टेक होल्डर्स है, तो हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स तो बेसिकली ओनर जो शेयर होल्डर्स है, वो हमारे डिपॉजिटर्स, हमारे बोरोवर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, और जो भी हमारे वेंडर्स है, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स है। उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का, हर एक का, स्टेक होल्डर्स का, तो ये अगर हम करते हैं, सक्सेसफुली करते हैं, तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि उसके सिवा सब स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो ही नहीं सकता लॉन्ग टर्म में। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्या अपेक्षित है? इथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी, हमारी नैतिकता होना चाहिए, हमें मॉरलिटी होना चाहिए, शुद्ध विचार और आचरण से हमने काम करना चाहिए, और पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। से बेसिक्स है। कोई गलत तरीके से अगर हम रिजल्ट लाते हैं तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में उसकी कीमत हमें बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। सो ऑलवेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं। हमारे यूसीबी के हिसाब से अगर हमने सोचा कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी क्या है, तो इफेक्टिव कंप्लायंस टू प्रूडेंशियल गाइडलाइंस, रिजर्व बैंक की जो भी हमारी गाइडलाइंस है, हमारे हित में जो उन्होंने किया है, उसका हमने फॉलो करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए, लेटर एंड स्पिरिट में, तहत दिलों से हमने उसका स्वीकार करके
उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अमल बजावनी करना चाहिए। कंप्लायंस टू सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस आती है, अलग अलग जगह से इंस्ट्रक्शंस आती है, बेसिकली रेगुलेटर से आती है, और जो भी इंडिया के एक्ट है जो हमें लागू है, वो एक्ट के अनुसार भी हमें काम करना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, जो लोग डिसीजन लेते हैं हमारे बैंक में, तो उनको अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर उन्होंने गलत डिसीजन लिया जानबूझ के, नॉट सर्कमस्टेंशियल, क्योंकि आज के सिचुएशन हमने एक डिसीजन लिया, कल अगर सिचुएशन बदल गई तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जिस वक्त हम डिसीजन लेते हैं वहाँ की तब की जो भी परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियों में हम अगर उचित निर्णय देते तो उसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई सवाल नहीं आता है। और चेन ऑफ कमांड, इसका मतलब क्या है, बोर्ड सीईओ को देता है, सीईओ जीएम वगैरह को देता है, जीएम एजीएम ब्रांच मैनेजर्स डिपार्टमेंट हेड्स को देता है, तो दिस इज चेन। तो ऊपर से नीचे तक आता है, यही निसर्ग का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वही है, ऊपर से नीचे। तो ये जो कमांड है ये ऊपर से नीचे आती है, डिसीजन मेकिंग ऊपर से नीचे आना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही ऑर्डर में आना चाहिए। और ये सब प्रोसेस जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या चाहिए, बैंक में ईमानदारी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए। इंटीग्रिटी माप काउंट करने के लिए, मापने के लिए कोई ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मीटर नहीं है। इट हैज़ टू बी परसीव्ड बाय ईच एंड एवरी वन। हम जैसा बोलते हैं ना कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबाउट डाउट, तो वैसा है कि इंटीग्रिटी शुड बी इम्पेकेबल। यानी आप दिलो दिमाग से बैंक का हित ही देखते हैं, ऐसा तुम्हें खुद को भी लगना चाहिए और उससे भी ज़्यादा लोगों को भी लगना चाहिए कि ये जो बात कर रहा है, काम कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, स्कीम ला रहा है, जो भी है, तो बैंक के हित में। तो इम्पेकेबल इंटीग्रिटी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर्स है। जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं कि 4 पिलर्स का बैठा हुआ है। पहला है फेयरनेस, सबको सरीका, ऑल स्टेक होल्डर्स जो है हमारे है, तो उनका सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे डिपॉजिटर ज़्यादा इंटरेस्ट मांगता है, लोन वाला कम इंटरेस्ट मांगता है, एम्प्लॉय ज़्यादा सैलरी मांगता है, तो ये सबको हमको संभाल के अपने बैंक को आगे लेके जाने का है। तो यू शुड बी फेयर टू ऑल, ठीक है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता चाहिए। हम जो भी निर्णय देते हैं उसके पीछे का अगर हमने बैकग्राउंड समझा के दिया लोगों को, हमने क्यों लिया, हमें क्यों करना पड़ता है, तो सबका सेटिस्फैक्शन होता है। नहीं तो डाउट्स आते हैं, विस्परिंग कैंपेन होता है, तो वो बैंक के लिए हितकारक नहीं होता है। इसके लिए अगर हम ट्रांसपेरेंट अगर रहे तो ब्रांचेस और हेड ऑफिस ब्रांचेस टू ब्रांचेस, ये जो फ़ोन कॉल होता है अफवाह के लिए, वो बंद हो जाएगा अगर हमने पारदर्शिता से डिसीजंस लिए, सबको बताए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको पावर दिया है उसने, उसकी जो जिम्मेदारी है वो सही तरीके से निभाना है, उसी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। अगर हमने कुछ गलती किया, सही तरीके से हमारी जो जिम्मेदारी है वो नहीं हमने परफॉर्म किया, तो वी मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। हमको उसके लिए जो भी हमारी सिस्टम है, पॉलिसीज़ है, उसके हिसाब से दंड भी मिलना चाहिए। और ये जो रॉन्ग डिसीजन लिया या कुछ गलती किया, तो दैट शुड बी ऑल्सो वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। किसी का मुंह देख के, फेस देख के पेनल्टी या विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी विंडिक्टिव अप्रोच, प्लेन, फेयर, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मजबूत करने के लिए हमारे रेगुलेटर ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं। लेटेस्ट सर्कुलर उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए दिया, वो ये है कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसीज़, बीओडी का सर्कुलर है 1 अप्रैल 2025 का, उन्होंने ये बताया कि जो पॉलिसीज़ है बैंक की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने समझ के फिर अप्रूव करना चाहिए, फ्रेम करना चाहिए। दूसरा है सर्कुलर्स मटेरियल रिलेटिंग टू पॉलिसी टू प्लेस बिफोर बोर्ड, जो भी पॉलिसीज़ हमने बताया है, बनाया है, तो ये सब पॉलिसीज़ बोर्ड के सामने एक्सप्लेन होना चाहिए, हर एक डायरेक्टर को उसकी मालूमात होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। सो नॉट ओनली चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबको बैंक की पॉलिसीज़ की मालूमात होना ज़रूरी है। तीसरा, डायरेक्टर्स लोगों ने
मीटिंग जो रहती है बोर्ड मीटिंग्स, या अगर वो कमेटी के मेंबर्स है तो रेगुलरली अटेंड करना चाहिए। सिर्फ अटेंड नहीं करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, सही निर्णय की प्रक्रिया में उनका सहभाग अपेक्षित है। और वो कब अपेक्षित है, अगर वो मीटिंग के पेपर वो पढ़ के आए, उसकी मालूमात करके लिया, तो मीटिंग फ्रूटफुल रहेगी। कुछ उसके जो निर्णय हैं वो बैंक के लिए हितकारक रहेंगे। अगर उनको लगता है कि उनको और कोई अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो एमडी सीईओ से पूछ सकते हैं। एक आधा लोन प्रपोजल है और डिपार्टमेंट में रिकमेंडेशन किया सैंक्शन करो, लेकिन जो पेपर्स है या जो मीटिंग में एक्सप्लेनेशन दिया यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपको कुछ डाउट है, तो उसके लिए आप एमडी सीईओ को बोल सकते हैं, भाई अभी आप भी तो मंजूर मत करो, एक पेंडिंग रखो, हमको ये डॉक्यूमेंट एविडेंस दो, आप इंफॉर्मेशन निकालो, हम वो देखेंगे, बाद में विल से यस और नो। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट है, आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ एज ए डायरेक्टर तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन एमडीसीओ के थ्रू मांग सकते हैं। और बोर्ड का जो फंक्शन है वो सुचारू पद्धति से होना चाहिए। सबका गोल एक ही है कि अपनी जो बैंक है उसकी प्रगति होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पैरामीटर बेस्ड ग्रोथ होना चाहिए। उसके लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ठीक है, एक आधा अपने को गोल अचीव करने का है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग सब्जेक्ट है, मार्केटिंग के लिए टीवी पे जाने का है, रेडियो पे जाने का है, ब्रोशर्स बांटने के, मार्केटिंग टीम बनाने की है, आउटसाइडर्स आउटसोर्स करना है, इसके बारे में ये डिस्कशंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। लेकिन अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए कि जो भी हम फाइनल डिसीजन लेंगे वो सबको बंधनकारक है, और वो निर्णय काय के लिए होना चाहिए, बैंक के प्रगति के लिए होना चाहिए, ग्रोथ के लिए होना चाहिए। अभी कुछ चीज़ों के ऊपर रिजर्व बैंक ने जो सर्कुलर निकाला है उसके अंदर डायरेक्टर्स का ध्यान खींचा है। पहला है कंप्लायंस विद रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ है वो जो बैंक की टीम है हेडेड बाय सीईओ वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनका उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, उन्होंने उसके ऊपर वॉच रखना चाहिए। उसके बाद में जो हमारा CRR SLR है वो बैंक रेगुलरली मेंटेन करती कि नहीं करती, उसका पेपर्स उन्होंने मीटिंग में बुलाना चाहिए, देखना चाहिए कि कर रहे कि नहीं कर रहे। तीसरा, जो हमारे पास सरप्लस फंड्स रहते हैं, क्योंकि हमारा CD रेशो जो हम लोन्स बांटते हैं वो बहुत बार तक कमी होता है, वैसा भी 70% भी CD रेशो रहा फिर भी हमारे पास सरप्लस फंड्स रहते हैं, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स भी रहते हैं, बराबर, कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो हम इन्वेस्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो वो जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर FDR में कर रहे हैं, GSEC में कर रहे हैं, जहाँ पर भी कर रहे हैं, अलाउड जो भी है, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, कॉम्पिटिटिव रिटर्न बैंक को मिल रहा है कि नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये देखने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। उसके बाद में रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर के और वीकर सेक्टर के टारगेट्स दिए बैंक्स को, वो हमारी बैंक अचीव कर रही कि नहीं, हम कहाँ हैं, कितने पीछे है, अचीव कर सकते कि नहीं, डेडलाइन क्या है, ये डायरेक्टर्स को मालूमात होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने बात भी करना चाहिए अगर हम पीछे हैं तो। अब उसके बाद में प्रॉम्प्ट रिकवरीज एंड रिडक्शन ऑफ ओवरड्यू। अभी ओवरड्यू के लिए रिजर्व बैंक ने SMA 012 का कंसेप्ट लिया, तो उसका अगर एनालिसिस लिया तो ओवरड्यू पोजीशन बोर्ड को समझ जाएगी। और NPA की रिकवरी के बारे में भी अब उन्होंने थोड़ा ख्याल देना चाहिए, क्योंकि अगर क्रॉस NPA नेट NPA बढ़ता है तो बैंक दिक्कत में आ सकती है। उसके बारे में बोर्ड में और क्या चर्चा होना चाहिए, डिस्कशंस होना चाहिए। कंप्लायंस विद IRAC नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, वो होने के बाद में प्रोविजनिंग बराबर है कि नहीं। और जो हम NPA मार्किंग करते हैं और वही डेट पे, जब वो ड्यू होता है NPA बनने के लिए 90 दिन हो जाते हैं, जो भी रूल्स है वो हिसाब से वो NPA मार्किंग होना चाहिए। वंस डेट ऑफ NPA अगर हमारी सही रही तो उसका प्रोविजन भी
जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस है वो हिसाब से हम करते कि नहीं, ये भी देखने का काम डायरेक्टर्स का है। उसके बाद में बैंक जो कस्टमर सर्विस दे रही है वो ठीक है कि नहीं, ये देखने का भी काम सुपरवाइजरी रोल जिसको बोलते हैं कि ओवरव्यू कि कैसी है बैंक की सर्विस, वो भी उसके पेपर्स क्या है, सर्वे लिया है कि नहीं लिया, या आपके पास कस्टमर्स आते हैं, मार्केट रिपोर्ट आपके पास आता है, वो हिसाब से कस्टमर सर्विस के बारे में आपको मालूमात चाहिए कि हमारी बैंक अच्छी से अच्छी कस्टमर सर्विस दे रही है, सेवाएं जल्द गति से दे रही है और उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ ATR ऑन RBI इंस्पेक्शन और SA रिपोर्ट, रिजर्व बैंक का जब इंस्पेक्शन होता है तो हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट आता है, आजकल RAR आता है, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें भी हमें एक्शन लेनी पड़ती है। तो जो लिखा है उसका हम कंप्लाई कर रहे कि नहीं, टाइमली कर रहे कि नहीं, करेक्टली कर रहे कि नहीं, कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे कि नहीं कर रहे, ये हमने देखना चाहिए, बोर्ड में डिस्कशन होना चाहिए। वैसा जो नोट्स है वो बोर्ड में प्लेसमेंट होना चाहिए उसका। उसी तरह से स्टैट्यूटरी ऑडिट का जब हमें रिपोर्ट आता है उसका भी कंप्लायंस लेटेस्ट पीरियड में हमने करना चाहिए, क्योंकि दीज आर द सिम्टम्स। जब हमारे पास रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन रिपोर्ट या स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट आता है तो जो भी गलती हमारी है अगर हम देन एंड देयर दुरुस्त करें, ए स्टीच इन टाइम सेव्स नाइन, तो आगे चल के हम बैंक का जो बड़ा नुकसान होने वाला है उससे हम बचा सकते हैं बैंक को। तो वही नज़रिया से हमने देखने का है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो या ऑडिट रिपोर्ट हो। हमारा बैंक का जो MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो मजबूत है कि नहीं, अप टू द मार्क है, ये भी हमने देखना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल बैंकिंग है, तो CEO हो या चेयरमैन हो, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, बोर्ड को चाहिए, तो इट शुड बी अवेलेबल ऑन द प्रेस ऑफ बटन, जिसको हम बोलते हैं कि हमें वो रिपोर्ट जो तरीके का चाहिए मैनेजमेंट के हिसाब से वो मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अकाउंट्स हमारे कितने हैं, हमारे कितने ये जो अकाउंट्स है KYC के लिए ओवरड्यू हो गए, कितने अकाउंट्स हमने फ्रीज किए हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ये सब जो डेटा है उसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, वो हमें मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। वो रिपोर्ट जनरेट इमीडिएटली अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा सुपरविजन के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। सो MIS जो है वो बढ़िया होना चाहिए। उसके बारे में रिव्यूज़ ऑफ आइटम्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कुछ रिव्यूज़ बताए और वो अनेक्शर में भी दिए। वो रिव्यूज़ हमने रेगुलरली बोर्ड के सामने रखना चाहिए, बोर्ड सेक्रेटरीट ने, और वो हिसाब से बोर्ड में जो चर्चा होती है उसका मिनिटाइज करना चाहिए, ताकि जो हमारी ड्यूटी है हम कर रहे, जो एक्सपेक्टेड है हमारा रेगुलेटर से, हमारे पास से जो एक्सपेक्टेड है वो हम कर रहे, ये ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए। उसके बाद में बैंक में विजिलेंस, फ्रॉड्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स अगर कुछ हुए तो उसका इमीडिएट रिपोर्टिंग बोर्ड को आना चाहिए। जो रिजर्व बैंक को हम FRM रिपोर्ट भेजते हैं फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का, वो रिपोर्टिंग हम इन टाइम करते कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। ये सब ओवरव्यू सुपरविजन बोर्ड की जिम्मेदारी है। उसके बाद में बैंक में इंटरनल कंट्रोल बराबर है कि नहीं, हाउसकीपिंग ठीक चल रही कि नहीं, इसके रिपोर्ट बोर्ड में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा रिकन्सिलिएशन बराबर नहीं, हाउसकीपिंग में फ्रॉड होते हैं, उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल बराबर नहीं है, ब्रांच मैनेजर को हमने TOD का सैंक्शनिंग पावर दिया 10,000 का, वो 10 लाख दे रहा है, उसको साल में एक बार देने का है अनुज्ञा, वो साल में 12 बार दे रहा है। ये सब चीज़ें अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल अगर ठीक रहा तो बैंक में नहीं होगी। इसके लिए अगर होती है तो उसको कैसा ब्लॉक करें, हमारा जो सिस्टम है वो हमें कस्टमाइज़ करना चाहिए। हमारा सॉफ्टवेयर वेंडर जो है उससे बात करके हमारा इंटरनल कंट्रोलर हाउसकीपिंग हम बढ़िया बना सकते हैं। और मेरा जो तजुर्बा है वो हिसाब से सेंट्रलाइज अकाउंट ओपनिंग हमने किया, लायबिलिटी और असेट दोनों का,
बहुत अच्छा हमारा कंट्रोल हो सकता है सिस्टम में, इंटरनल कंट्रोल्स। उसके बाद में हमारा जो CBS है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो प्लेटफॉर्म है, वो मजबूत होना चाहिए। साइबर अटैक से वो कैसा प्रोटेक्ट हो रहा है उसकी जानकारी बोर्ड को सामने आनी चाहिए। अभी डोंट फॉर डायरेक्टर ये वर्ड उसमें नहीं है सर्कुलर में, पहले डूज एंड डोंट्स करके आता था। तो क्या करना नहीं चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो करना चाहिए वो नहीं करते डायरेक्टर्स, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो क्या करना नहीं चाहिए, तो उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स है, ट्रांसफ़र से एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। दैट इज़ नॉट देयर जॉब। वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, CEO एंड हिज टीम मेंबर्स का, उनको करने देना चाहिए। और इंडिविजुअल कोई एम्प्लॉय का ग्रीवेंसेस है, उसकी कोई तकरार इंडिविजुअल की, तो उसके तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके लिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, EMD है, दैट इज हिज रेमेडी। बहुत सारे बैंक में एसोसिएशन भी है, ही कैन अप्रोच थ्रू एसोसिएशन ऑल्सो। हाँ, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, पूरे बैंक के कर्मचारी का कोई इशू होगा तो दे कैन टेक अप इन द बोर्ड, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट इंडिविजुअली कोई भी किसी के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रीवेंसेस के लिए डायरेक्टर शुड नॉट इंटरफेयर इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, दैट इज़ व्हाट RBI सेज। उसके बाद में दे शुड नॉट डू एनीथिंग, जो बैंक की जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन बिगाड़ने का काम उन्होंने नहीं करना चाहिए। अगर एक आधा कर्मचारी रिपीटेडली लेट आता है और उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया CEO ने, तो उन्होंने आके बोलना नहीं चाहिए इसको इस बार छोड़ दो, आगे वो करेगा वगैरह, तो दैट इज़ नन ऑफ द डायरेक्टर जॉब। उन्होंने वो नहीं करना चाहिए। लेट द एडमिनिस्ट्रेशन डू देयर जॉब। जो एखाद्या कैश है, समझो कैश में 10,000 शॉर्ट हो गया, तो कैशियर को भरना पड़ता है, उसको एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, हम CCTV फुटेज देखते सब करते हैं हम। वो जो प्रोसीजर है उसके अंदर उन्होंने जो कैशियर की साइड लेके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जनरल मैनेजर की से झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेट देम डू देयर जॉब। रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में डायरेक्टर ने इंटरफेयर करना चाहिए। अगर किया तो बैंक की डिसिप्लिन खराब हो जाती है और उससे बैंक का परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। मेरा जो तजुर्बा है, बहुत सारे कर्मचारी जो इनएफिशिएंट है, जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो कर्मचारी क्या करते हैं, डायरेक्टर के घर पे जाके कुछ उनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऐसी कुछ बताते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बताते हैं। दे ट्राई टू अर्न गुडविल ऑफ द इंडिविजुअल डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो भी है वो गलत है। दे शुड डायरेक्टली डील विद द CEO, डायरेक्टर्स और बोर्ड में पूछना चाहिए और CEO विल टेल व्हाट इज़ द ट्रूथ। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल कर्मचारी को बढ़ावा देते हैं तो उसमें बैंक में रिफ्ट आती है, ग्रुप्स बनते हैं, अल्टीमेटली बैंक इज़ द विक्टिम, बैंक का नुकसान होता है। शुड नॉट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस फॉर एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी। कोई भी फैसिलिटी किसी को भी देनी हो, लोन फैसिलिटी हो या लॉयर का अपॉइंटमेंट हो, वैल्यूअर का अपॉइंटमेंट हो, तो खुद का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ऑब्जेक्टिवली इट शुड बी असेस्ड, जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिफाइड है, उन्हीं लोगों को हमने सिलेक्ट करना चाहिए। सो ही शुड नॉट स्पॉन्सर एनी लोन प्रपोजल, ये मेरा भाई का है, ये मेरे फ्रेंड का है, इसका कर दो, ये बात नहीं करना चाहिए। ऑन मेरिट्स लोन प्रपोजल शुड बी डिस्कस। वैसे ही अगर कोई जगह लेने की है बैंक के लिए तो ऑन मेरिट इट शुड बी टेकन। स्क्वायर में है, ग्राउंड फ्लोर है, रेंट कम है, जो भी है, लोकेलिटी अच्छा है, तो ऑन मेरिट वो जगह लेना चाहिए, ना कि मेरे कोई रिश्तेदार की है, मेरे कोई फ्रेंड की है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी सोच है, हमारा जो भी डिसीजन है, वो सब इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक होना चाहिए। बैंक का हित, बस एक ही चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और बोर्ड के अंदर जो भी प्रपोजल आता है, अलग अलग प्रपोजल बोर्ड के सामने आते हैं, लोन के लिए आता है, OTS के लिए आते हैं, सेटलमेंट के लिए आते हैं, जो भी प्रपोजल आते हैं वो ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। XYZ के थ्रू आ गए, इसके रिलेटिव का है, ये कास्ट का है, इसके लिए निगेटिव हो, ये कभी नहीं करने का। यू शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव।
हमें निष्पक्ष रह के काम करने का है और द सोल एम इज इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, बैंक का हित एक ही हमारा एम होना चाहिए। जो डायरेक्टर्स हमारे हैं उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम लेना ज़रूरी है, उनके लिए ट्रेनिंग लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन कोर्स रहते हैं, वर्कशॉप रहते हैं, सेमिनार रहते हैं। दूसरे बैंक में भी हम डायरेक्टर्स का विजिट अरेंज करते हैं। फेडरेशन एसोसिएशन ट्रेनिंग लेती है, वो ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टर्स को भेजना चाहिए। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे वो भी ट्रेनिंग लेती है डायरेक्टर्स के लिए, वहाँ पर भी हम भेज सकते हैं। जहाँ कहाँ हमें अवसर मिलता है, अच्छे ट्रेनिंग जहाँ पर देते हैं वहाँ पर डायरेक्टर्स को हमने भेजना चाहिए, ताकि उनका भी नज़रिया बदल जाएगा, पॉजिटिव सोच आ जाएगी और एज ए टीम बीओडी विल वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, बैंक के इंटरेस्ट के लिए सब मिलके काम करेंगे। रिव्यूज टू बी सबमिटेड टू बीओडी। आरबीआई का जो 1 अप्रैल 2025 का सर्कुलर है वो हिसाब से हमें कुछ रिव्यूज मंथली, कुछ क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली और कुछ वार्षिक रिव्यू लेना पड़ता है। वो सब टाइम टेबल के हिसाब से चलने का है। इसके बारे में मुझे एक ही बताने का है कि बहुत सारे बैंक टर्म लोन का रिव्यू रिन्यूअल लेते नहीं है, वो लेना चाहिए। अगर नहीं लिया तो शायद इन फ्यूचर रिजर्व बैंक पेनल्टी लगा सकती है, क्योंकि टर्म लोन का रिव्यू के लिए एग्जाम्पशंस कोई भी सर्कुलर में लिखा नहीं है। दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, कुछ बैंक में है। उसके बाद में रिजर्व बैंक ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट निकाला है। तो उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि हाई पावर कमेटी वॉज सेटअप 2001 में। रिजर्व बैंक ने हाई पावर कमेटी सेटअप किया था। उन्होंने ये बताया था कि हर एक बैंक के बोर्ड में 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर चाहिए। रिजर्व बैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रीफरेंस देता है, वो एक्सेप्ट किया। उसके लिए जो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज बैंक है उसमें वो क्राइटेरिया डाल दिया कि अगर 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स नहीं है तो आपकी बैंक फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज बैंक हो नहीं सकती है। उसके बाद में 2011 में मालेगाम कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। उन्होंने ये बताया कि भाई जो बैंक से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है पब्लिक का पैसा जमा करती है, उनके मेंबर्स का नहीं है जैसा सोसाइटी करती है। तो इसके लिए जो काम करते हैं अभी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कौन सा काम करती है, एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं और सुपरवाइजर भी काम करते हैं। तो वो सेग्रीगेट करो, उसके लिए अलग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाओ। तो क्या होगा कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बैंकिंग के तरफ ज़्यादा ख्याल देगा, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बैंक रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वही देखेगा और उसके ऊपर उनका फोकस अटेंशन रहा कि उनको दूसरा कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ बैंक के रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो डील करेंगे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट केस में। सो दैट वाज रिकमेंडेड बाय मालेगाम कमेटी। तो जो अगेन हाई पावर कमेटी 2015 में बनाई थी, बहुत सारे उसके रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट भी हुए। उन्होंने बोला कि भाई बैंक का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक है, सशक्त नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है मालेगाम कमेटी का जो रिपोर्ट था बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो हिसाब से फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2019 31 दिसंबर 2019 31 दिसंबर 2019 में सर्कुलर इशू किया, डायरेक्शन दिया कि टियर 2, टियर 3, टियर 4 बैंक्स यानी 100 करोड़ से ज़्यादा जिनका डिपॉजिट है वो सभी बैंक को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंपलसरी कर दिया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या है वो भी स्पेसिफाई किया उन्होंने। रेंडरिंग एक्सपर्ट एडवाइस ऑन ऑल लोन प्रपोजल्स, इसका मतलब क्या, जो भी लोन प्रपोजल्स है उसके लिए वो एडवाइस देंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, तो वो सब बताएंगे वो। उसके बाद में रिकवरी, ओटीएस और कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट ये जो हमारी रहती है उसके ऊपर कुछ निगरानी भी रखेंगे, उसके ऊपर सजेशन भी देंगे और मालूमात भी रखेंगे। और जो हमारे पास सरप्लस फंड्स रहते हैं तो फंड्स मैनेजमेंट हम रखते हैं, या तो कभी कभी हम ओवरड्राफ्ट उठाते हैं, हमारा जो दूसरे तरफ का जो फैसिलिटीज़ है बैंक को, तो एक तो हम ओवरड्राफ्ट एफडीआर के ऊपर उठाते हैं, या तो लाइन ऑफ क्रेडिट हमारे रहते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमारे पास ज़्यादा है उसके अगेंस्ट भी हम बहुत बार उठाते हैं। तो ये फंड्स का नियोजन कैसा है, उसके ऊपर रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा, ऑप्टिमम जिसको बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न के पीछे पड़े तो रिस्क बहुत ज़्यादा आती है। सो ऑप्टिमम रिटर्न्स कहाँ पर मिलते हैं वो भी हमको देखना है। रिकमेंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड्स एज पर बैंक्स पॉलिसी। और अगर ऐसा लगा है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है फंड्स का वो थोड़ा वन साइडेड है, लोप साइडेड है, एक ही जगह हम फंड्स रख रहे हैं, उसके ऊपर भी गाइडेंस लोगों की जिसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेड या ऑल एग शुड नॉट बी वन बास्केट। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंड्स का वो कौन से सेगमेंट में किधर रखने का, कितने पीरियड में रखने का है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने की है कि 10 साल की लेने की, 15 साल की, 5 साल की, वो सब हम डिस्कशंस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कर सकते हैं। और बैंक का जो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए। पर्टिकुलरली ऑडिट इंस्पेक्शन के रिपोर्ट जो आते हैं वो भी उन्होंने देखना चाहिए। जो बैंक में कंप्यूटराइजेशन है या कस्टमाइजेशन है, दिक्कत हमें तो कस्टमाइजेशन के लिए आती है। तो नए अगर कुछ प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में डिजिटल बैंकिंग के, वो हमारे बैंक में लॉन्च करना चाहिए। ये सब बीओएम में उसका डिस्कशंस होना चाहिए। उसके बाद में इंटरनल ऑडिट इंस्पेक्शन का मैंने ऑलरेडी बताया है। हमारे यहाँ जो कंप्लेंट आती है, बहुत सारी कंप्लेंट तो इनफॉर्मल आती है, फॉर्मल चैनल से भी आती है। तो वो उसका रिड्रेसल हम कैसा करते हैं, उनका निवारण हम कैसा करते हैं, कितने क्विकली करते हैं और सीरियसली करते कि नहीं, और ऐसी टाइप की कंप्लेंट्स इन फ्यूचर नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, ये सब बीओएम का काम है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी फाइनल करता है उनका ही अधिकार है, लेकिन जो पॉलिसी बनाते हैं उस वक्त बीओएम इनपुट दे सकता है कि वो पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने जो बताया है उसके विपरीत उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू द डायरेक्शन इश्यूड बाय आरबीआई। तो वो इन लाइन विथ रिजर्व बैंक का जो इंस्ट्रक्शंस है, सर्कुलर्स है, उसके तहत ही हमारी पॉलिसी है कि नहीं, सब के सब जो भी बैंक की पॉलिसीज है वो भी उन्होंने देखना चाहिए। और कभी कभी बोर्ड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, जिम्मेदारी दे सकता है कि यू आर प्रोफेशनल्स, ये जरा आप देख लो, तो वो भी उनको करना है। तो फ़र्क क्या है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, फ़र्क क्या है? तो एक बात सबसे ख्याल रखिए कि जो आरबीआई के नज़रिए से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वही जिम्मेदार है, वही सुप्रीम है। अगर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने एक आधा प्रपोजल है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने बताया कि भाई हम निगेटिव ये प्रपोजल नहीं करना चाहिए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि ये तो अच्छा प्रपोजल हम कर सकते हैं, तो दे कैन ओवररूल बीओएम्स रिकमेंडेशन, वो दे सकते हैं। बीओएम ने ना बोलने के बाद भी बीओडी वो लोन प्रपोजल दे सकता है, लेकिन उन्होंने नोट में राइटिंग में देना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। इन्होंने ना बोलने के बाद भी हम ये प्रपोजल क्यों सैंक्शन कर बोल रहे हैं, ये राइटिंग में उसमें आना चाहिए, मिनट्स में। और बीओडी का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, अदर देन बैंकिंग रिलेटेड है, उसकी सारी जिम्मेदारी बीओडी की है, और बैंकिंग रिलेटेड की सब जिम्मेदारी बीओएम की है। और बीओडी की जिम्मेदारी है कमिटीज़ फॉर्म करना, और कमिटीज़ में फंक्शनिंग बराबर है कि नहीं वो भी बीओडी की जिम्मेदारी है। बैंक में अलग अलग कमिटीज़ है, लोन कमेटी है, इन्वेस्टमेंट कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, स्टाफ कमेटी है, आईटी कमेटी है, हाई वैल्यू फ्रॉड्स की कमेटी है, अलग अलग कमेटी है हर एक बैंक में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमेटी है वो ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड है। तो ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड में नॉर्मली चेयरमैन शुड बी द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी। उसके अंदर प्रोफेशनल डायरेक्टर, प्रिफरेबली चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और बाकी 2-3 लोग और हो सकते हैं। तो ये जो है ऑडिट कमेटी, इन्होंने क्या करना चाहिए, इट शुड सबमिट क्वार्टरली रिव्यू नोट टू द बोर्ड। जो उनकी क्वार्टरली मीटिंग होती है, कम से कम एक तो मीटिंग होना ही चाहिए क्वार्टर में, उसके जिस्ट, उसका नोट्स वो बोर्ड के सामने जाना चाहिए। और ऑडिट कमेटी का ये काम है कि जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्पेक्शन में आता है, ऑडिटर्स के ऑडिट में आता है, इरेगुलरिटीज़, हमारी कमियां या डिफिशिएंसीज, वो सब का हम निवारण कैसे कर रहे हैं, ये सब नोट बोर्ड के सामने जाना चाहिए। और अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो कुछ उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें बताई नहीं जा रही है या सप्रेस हो रही है, तो एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन, तो ये सब उन्होंने बोर्ड को बताना चाहिए कि बैंक में ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, हमें मालूम पड़ा है, इट शुड बी रिपोर्टेड टू देम। क्योंकि ऑडिट कमेटी में बहुत बार
जो हमारे इंटरनल इंस्पेक्टर जाते हैं, आजकल तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है, तो वो भी इनफॉर्मली कुछ इनपुट्स देते हैं ऑडिट कमेटी में, विच कैन नॉट बी पुट ऑन दी रिकॉर्ड, तो क्योंकि वो डरते भी है बहुत बार। तो ये सब जो इनफॉर्मल वे से इंफॉर्मेशन आता है, फीडबैक आता है, दैट फीडबैक ऑल्सो शुड बी गिवन टू द बोर्ड कि भाई हमने ऐसा सुना है, देख लो जरा क्या है क्या नहीं। और हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो भी ऑडिट कमेटी में डिस्कस होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक आधा रिकवरी की पॉलिसी है, एनपी अकाउंट हो गया, तो हमारी जो पॉलिसी है कि पहले इंटरेस्ट लेने का, पहले प्रिंसिपल लेने का, जो भी हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत या ओटीएस सेटल हो रहा है, वो पॉलिसी के हिसाब से ओटीएस की जो अमाउंट आता है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइमली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब काम है जो ऑडिट कमेटी का है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स वर्सेस गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। हम जब कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं तो हमको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल भी संभालना पड़ता है और गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो भी संभालना पड़ता है। तो हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि जब कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं हम, तब हमें मेंबर्स का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मेंबर्स है तो संस्था है, तो हमारी उनके साथ प्रॉक्सिमिटी रहती है, उनका वेलफेयर देखना हमारा एक निजी कर्तव्य बनता है। और दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में साउंड प्रोफेशनल गवर्नेंस चाहिए, सुचारू पद्धति से बैंक का कामकाज हो। तो इसके लिए जो बेसिक बताया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो ये है कि ओनरशिप और मैनेजरियल कंट्रोल अलग अलग होना चाहिए। बैंक के मालिक ये है, अपने मेंबर्स है, सभासद है, उनके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव करके बीओडी चलाता है, तो उन ओनरशिप उधर जाती है मेंबर्स के पास, और जो मैनेजरियल कंट्रोल है वो सीईओ और उसके टीम के साथ चाहिए, तो उसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। जिस वक्त चेयरमैन या बोर्ड रूटीन में इंटरफेयर करता काम में, डे टू डे अफेयर्स में, तो उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं कह सकते हम। तो बोर्ड जो है हमारा कोऑपरेटिव बैंक का, उसने क्या करना चाहिए, उसने इंस्टीट्यूशन का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का ख्याल देना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें ब्रांच एक्सपांशन करना है, तो कौन सी जगह हमने चुनना चाहिए, लोकेशन, गांव, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, वो उन्होंने देखना चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो हमारा आरबीआई का कंप्लायंस हमें करना पड़ता है, वो हम लेटर एंड स्पिरिट में कर रहे कि नहीं करने, उसके ऊपर निगरानी रखना बोर्ड का काम है। और जो मेंबर्स हैं हमारे, उन सब स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट कर रहे कि नहीं, ये भी बोर्ड का काम है। और उनका जो काम है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, ये दोनों पे बैलेंसिंग ऐड करते हुए बैंक को अच्छी दिशा दिखाने का और ग्रोथ ओरिएंटेड और पैरामीटर बेस्ड बैंक को बनाने का, ये उनका मेन रोल है। यहाँ पर एक्चुअली कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये जो हमारा वीडियो का पहला टॉपिक वो ख़त्म होता है। ये मेरी क्यूरियोसिटी है, ये जो आखिरी की जो स्लाइड है वो ये है कि माधवदास कमेटी का रिपोर्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो सर्कुलर्स है उसके अंदर ही लिखा हुआ है अनेक्चर में। 1979 में ये कमेटी आई थी, उन्होंने बोला था कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर है उनके लिए मिनिमम शेयर होल्डिंग का कोई मायने नहीं रखता है, अगर वो सिर्फ मेंबर होना चाहिए। एक आधे बैंक का मेंबरशिप का 50 रुपये होगा तो उसके 50 रुपये का शेयर होता है, सफिशेंट है। वो 5,000 50,000 ऐसा कुछ कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसका जो डिपॉजिट है वो 500 रुपये तक होना चाहिए। 500 रुपये अगर होगा वो कोई भी फॉर्म में हो, एसबीआई करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, तो ये दो ही कंडीशंस होना चाहिए। बाकी की जो है वो कंडीशंस माधवदास कमेटी में नहीं बोला है। और ये जो है 500 रुपये का डिपॉजिट इन ये फॉर्म और मेंबरशिप का जो भी है, इसके लिए उन्होंने बोला है ये सैल्यूटरी है, यानी अपने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, कोऑपरेटिव बैंक के लिए हितकारक है। लेकिन जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स में मिनिमम शेयर होल्डिंग
10,000, 50,000, 1 लाख ऐसा रखा है, और डिपॉजिट भी 50,000, 1 लाख ऐसा रखा है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। आरबीआई के सर्कुलर में पहले भी था, अभी भी है, लेकिन प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार बायलॉज जब पास करते हैं, रेकमेंड करते हैं, हम सैंक्शन होके आते हैं, तो उसमें सब इनकॉर्पोरेट रहता है जो माधवदास कमेटी के विपरीत है। बस मेरा यही उद्देश्य था कि सबका इसके तरफ ध्यान ही चले। ओके, हम यहाँ पे रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम शॉर्टली रिलीज़ करेंगे। मुझे आशा है आपको हमारा ये जो वीडियो है ये पसंद आएगा। आप आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स है सेक्टर से निगड़ित जो है, जो जुड़े हुए हैं, उनसे फॉरवर्ड करेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे लाइक का बटन दबा के या सब्सक्राइब करके। थैंक यू।